बहुत समय पहले की बात है। बजरंगपुर नाम के एक बहुत सुंदर गांव में मंगेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी छोटी सी पुरानी झोपड़ी में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और उसके 2 बच्चे मोनू और गुड़िया थे। वो अपने जीवन में खुश था। मंगेश रोज सुबह सुबह फावड़ा लेकर खेत में काम करने जाता। वो सारा दिन खेत में काम करता और शाम होते ही लौट आता था। इसी काम से उसके घर का गुजारा जैसे तैसे हो जाता था। अगली सुबह, कमला, मैं काम से खेत पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है और तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ देती, पर मोनू और गुड़िया 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल के मास्टर जी फीस मांग रहे हैं। हाँ तो दे दो ना स्कूल की फीस। ए जी, कहाँ से दूँ स्कूल की फीस? आप जो कमाकर लाते हो उसमें घर का गुजारा जैसे तैसे चल जाता है। खर्च बढ़ते जा रहे हैं। आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढते? ठीक है, मैं कल बाजार में काम देखने जाता हूँ। इतना कहकर मंगेश उम्मीद और चिंता के साथ बाजार में काम की तलाश में निकल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वो अपने पुराने दोस्त हरिया से मिलता है। और मंगेश भाई, बहुत दिनों बाद बाजार में मुलाकात हुई। घर पे भाभी जी और बच्चे सब कुशल मंगल हैं? हाँ भाई, घर में तुम्हारी भाभी भी ठीक हैं और बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। सब बढ़िया चल रहा है। चलो और बताओ, क्या दूं? टमाटर दूं या कोई और सब्जी? नहीं नहीं भाई, मैं टमाटर या कोई सब्जी लेने नहीं आया हूँ। बात यह है कि क्या यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? तुम्हें तो पता ही है, दिन भर खेत में मेहनत करने पर भी थोड़ी सी फसल से घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर कोई काम मिल सके तो बताओ भाई। काम तो पता नहीं भाई, लेकिन गांव के जमींदार से मिलकर देखो, शायद वे तुम्हें कोई काम दे दें। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मंगेश जमींदार के पास काम मांगने जाता है। राम राम जमींदार जी। राम राम। और बताओ मंगेश, आज यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं जमींदार जी, मेरे पास थोड़े से खेत हैं। दिन रात मेहनत करने पर भी बस थोड़ी सी फसल होती है, जिससे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल पाता है। मैं बाजार में काम ढूंढने गया था। वहाँ हरिया भाई ने कहा कि आपसे मिल लूं, शायद आप मुझे कोई काम दे दें। ठीक है मंगेश, गांव के बाहर मेरा एक खेत है, उसमें तुम काम करोगे तो ज्यादा फसल होगी और तुम्हें भी ज्यादा मुनाफा मिलेगा। पर जमींदार जी, वो तो आपकी जमीन है। हाँ, लेकिन आज से उस खेत की जितनी भी फसल होगी सब तुम ही रखोगे। मुझे दूसरे काम रहते हैं, इसलिए मैं खेती पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। इससे तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा और मेरी भी चिंता दूर हो जाएगी। ठीक है जमींदार जी, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इतना कहकर मंगेश घर पहुंचता है और सारी बात अपनी पत्नी कमला को बता देता है। चलो, अब इससे हमारे परिवार का गुजारा हो जाएगा और बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। अब मंगेश रोज खेत में मेहनत से काम करता है और उसके बच्चे स्कूल जाते हैं। सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। यह कहानी सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। यहाँ मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी कविता और उसका बेटा अमन था। तीनों एक दूसरे के साथ सादा लेकिन खुशहाल जीवन जी रहे थे। मोहन के पास गांव में एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन समय के साथ उसकी जमीन की उपज कम होने लगी। फसल पहले जैसी नहीं रही। एक दिन मोहन अपनी जमीन के पास बैठा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। हर साल फसल कम होती जा रही है। अगर ज्यादा खाद डाली तो जमीन और खराब हो जाएगी। अब सिर्फ इसी जमीन के सहारे नहीं रह सकता। चलो कविता से बात करता हूँ, देखते हैं वो क्या सलाह देती है। इतना कहकर मोहन घर की ओर चल देता है। अरे कविता, मैं कह रहा था, हमारी जो ज़मीन है वो अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। अगर मैं ज़्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूँगा तो कहीं उसकी मिट्टी और ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस ज़मीन पर खेती करना छोड़ दूँ।
हर साल थोड़ी थोड़ी खाद डालता रहूं ताकि कुछ सालों में मिट्टी फिर से पहले जैसी उपजाऊ हो जाए। उसके बाद उसी ज़मीन पर दोबारा खेती शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे हमारी ज़मीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी अच्छी होगी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी ज़मीन तो है नहीं, तो घर का घर चलाने और अमन की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से जुटा पाऊंगा? एक काम क्यों नहीं करते, एक बार जाकर गांव के जमींदार से बात क्यों नहीं करते? वे तो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं, जरूर आपकी कोई ना कोई मदद कर देंगे। हाँ कविता, ये ठीक रहेगा। अगर ज़मींदार कोई नया काम भी बताएंगे तो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है कविता, मैं कल ही ज़मींदार के घर उनसे मिलने जाता हूँ। अगले दिन मोहन सुबह सुबह जमींदार से मिलने निकल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। अरे जमींदार जी, घर पर हो क्या? अरे कौन? रुको, आ रहा हूँ। इतना कहकर जमींदार बाहर आने लगता है। अरे आओ मोहन भाई, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ भाई, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना भाई, किस प्रकार से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तब मोहन फटाफट अपने खेत के बारे में सब कुछ बता देता है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? भाई, मेरे पास एक ही ज़मीन है जिस पर खेती करके मैं अपने परिवार का खर्च चलाता हूँ, और मुझे खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं आता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। भाई, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम ऐसा करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने मेरी जमीन की देखरेख भी होती रहेगी, क्योंकि अब मेरे पास समय ही नहीं रहता और मेरा बेटा भी बाहर है। इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी थोड़ी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही खेत में काम करने चला जाऊंगा। इतना कहकर मोहन घर की ओर निकल जाता है। अजय अपने घर पहुंचकर सारी बात कविता को बता देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ भाग्यवान, अब मैं ज़मींदार के खेत में खूब मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि 1-2 और खेत खरीद लूं, ताकि भविष्य में अगर कोई समस्या आए तो हम पहले से ही तैयार रहें। अगली सुबह मोहन जमींदार के खेत में काम करने के लिए निकलता है। चलते चलते कुछ देर बाद वह खेत पर पहुंच जाता है। खेत पर पहुंचने के बाद मोहन, अरे अब तो खेत पहुंच गया हूँ, अब जल्दी से काम में लग जाता हूँ। इतना कहकर मोहन खेत में काम करने लगता है। तभी एक सांप मोहन को काट लेता है। सांप के काटते ही कुछ ही समय में मोहन को चक्कर आने लगते हैं और वह नीचे गिर जाता है। यहाँ मोहन सांप के काटने से बेहोश पड़ा था, लेकिन खेत गांव से बाहर होने के कारण उसके घर वालों को अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। देखते ही देखते सुबह से रात हो जाती है। कविता मोहन का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतना परेशान देखकर अमन पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आने? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि उन्हें लौटने में देर हो जाएगी, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। हाँ माँ, आप फिक्र क्यों कर रही हो? पिताजी ने जब कहा था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। आप एक काम कीजिए, जाकर सो जाइए। अमन की बात सुनकर कविता सोने चली जाती है। अगली सुबह जब कविता देखती है कि मोहन अब तक घर नहीं आया है तो वह परेशान हो जाती है। बिना देर किए वह सीधे जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चल पड़ती है। जमींदार के घर पहुंचकर कविता उनसे मोहन के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार जी। नमस्ते, कहिए कविता जी, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं, कल आपके गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा तुमने? अजय कल से लापता है और अभी तक घर नहीं लौटा? हाँ जमींदार जी, उन्होंने कल कहा था कि खेत में काम करने से उन्हें देर भी हो सकती है और आते आते रात भी हो सकती है, लेकिन अब तो रात के बाद सुबह हो गई है, फिर भी वे अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगवाता हूँ कि मोहन कहाँ है।
इतना कहकर जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को मोहन का पता लगाने के लिए अपने खेत की ओर भेज देता है। कुछ समय बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। ये क्या? मोहन का तो पूरा शरीर नीला पड़ गया है। मुझे लगता है कि इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। जैसे ही घनश्याम जमींदार के घर पहुंचता है, कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगते हैं। क्या हुआ घनश्याम? तुम इतनी दौड़ते हुए क्यों आए हो? और क्या तुम्हें मोहन मिला? घनश्याम जमींदार को वह सारी बात बता देता है जो उसने खेत पर देखी थी। घनश्याम जब जमींदार को सब कुछ बता रहा होता है, तभी पास में खड़ी कविता भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो। मैं कविता के साथ वहां आता हूं। घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजकर जमींदार कविता को समझाने लगते हैं। कविता, पहले तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से मोहन ठीक नहीं होगा। फिर दोनों खेत की ओर चल देते हैं। जमींदार और कविता जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मोहन बेहोशी की हालत में खेत में गिरा पड़ा है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मोहन को इस हालत में देखकर कविता रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी आते ही मोहन को देखने लगते हैं और थोड़ी देर देखने के बाद उन्हें सब समझ आ जाता है। क्या हुआ वैद्य जी? अब मोहन की हालत कैसी है? देखिए जमींदार जी, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, लेकिन मोहन की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, पर जहर उसके शरीर में ज्यादा समय तक रह गया, जिस कारण वो गहरी बेहोशी की हालत में चला गया है। गहरी बेहोशी? ये क्या होता है वैद्य जी? गहरी बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, लेकिन उसके शरीर के अंगों में कोई हलचल नहीं होती। वो कब होश में आएगा, ये कहना मुश्किल है। देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उन्हें समय समय पर पानी में मिलाकर दे देना। बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे है। यह बात बताकर वैद्य जी वहां से चले जाते हैं और कुछ गांव वाले मोहन को उठाकर उसके घर पर लिटा देते हैं। देखो कविता बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम मोहन की अच्छे से देखभाल करना, देखना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बता देना। मैं हर महीने तुम्हारे और अमन के लिए कुछ पैसे भी भेजता रहूंगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। अगले दिन कविता खेत पहुंचती है और खेत में काम करती है। साथ ही साथ वह मोहन को दवाई देती रहती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। देखते ही देखते मोहन ठीक हो जाता है और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।